अकेला वो भी मुका देते हैं, ऐड हो गया अगर तो। ओके जी, हमने कल ये किया था, बिल्कुल बेसिक पे थे हम अभी, और लेकिन बेसिक भी बिगिनर्स के लिए बड़ी ज़रूरी थी। स्टाइल ऐड करने के 2 तरीके पढ़े थे हमने। एक तरीका तो ये पढ़ा कि हमने नॉर्मली इनलाइन स्टाइलिंग देनी है, और फिर हमने इनलाइन स्टाइलिंग के कुछ नुकसान भी देखे। नुकसान तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उस अप्रोच के कुछ बैड पॉइंट्स देखे थे कि वो एक मैसअप क्रिएट हो जाता था, और हम बेसिकली उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, जब स्पेशली हमारा ये प्रोजेक्ट या फाइल बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। आज शुरू में, क्योंकि आप फ्रेश दिमाग के साथ आए हैं, तो हम सीएसएस लिखने का तीसरा तरीका भी देख लेते हैं कि बेसिकली ये भी मैंने कल कहा था कि एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप सीएसएस को, सारी सीएसएस को भी उधर ही लिखें और एचटीएमएल को एक ही फाइल के अंदर लिखें। तो हम क्या करते हैं, इन 2 फाइलों को स्प्लिट कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। एक फाइल हम अलग बनाएँगे सीएसएस की, जिसमें सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सारा का सारा सीएसएस, और एक फाइल लिखेंगे जिसमें हम सारा का सारा क्या लिखेंगे, एचटीएमएल। हमारा काम साफ-सुथरा हो जाएगा और एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाएगा कि हम सीएसएस सारी एक जगह, एचटीएमएल सारी एक जगह। इस काम के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आऊँगा, और इस एक्सप्लोरर में जैसे मैंने index.html और एक इमेज यहाँ पे कॉपी किया था, वैसे ही मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। नई फाइल बनाने के लिए आप यहाँ ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके नई फाइल भी बना सकते हैं, या आप ये जो मेटाफर है, आइकन है, इस पे भी क्लिक करके आप नई फाइल बना सकते हैं। इस नई फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें स्टाइलिंग लिखूंगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टाइल, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो होगी .css। जिस तरह HTML का पेज तभी ब्राउज़र रिकॉग्नाइज़ करता है जब उसकी एक्सटेंशन .html होगी। तो एक्सटेंशन बेसिकली फ़ाइल की डिफरेंट टाइप्स को रिकॉग्निशन देती है। .css होगी तो ये क्या कंसिडर होगी, स्टाइल की फ़ाइल। तो मैंने एक नई फ़ाइल बनाई जिसमें लिखा style.css। अब चूँकि इसकी एक्सटेंशन ही CSS है, तो मुझे यहाँ दोबारा स्टाइल टैग देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने HTML में दिया था। क्योंकि ऑब्वियसली जब इसकी एक्सटेंशन CSS है, तो हमारी HTML की फ़ाइल समझ जाएगी कि हाँ यार, एनीथिंग व्हिच इज़ रिटन in a file having its extension as .css would be considered as a valid CSS or style file। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टाइल का टैग छोड़ के बाकी जो कुछ भी अंदर था, इसको यहाँ से करूंगा कट, और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ आके, अब CSS में टैग्स तो होते नहीं है, टैग्स की सिलेक्शन होती है। यानी मैंने यहाँ H1 लिखा ना, तो ये क्या करेगा, HTML में जाके जितने H1 है उनका सारों को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो कल हमने 2 सेलेक्टर्स पढ़े थे। एक हमने करा था टैग नेम सेलेक्टर, और दूसरा हमने पढ़ा था आईडी सेलेक्टर। टैग नेम सेलेक्टर का मतलब क्या है कि टैग का नाम लिख दें, उस नाम के जितने टैग्स होंगे उनको सेलेक्ट करके ले आएगा। और आईडी का मतलब ये था कि आप यहाँ पे आईडी अगर देंगे, तो इस आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, हैश। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ब्राउजर में वेब पेज को रन करता हूँ, तो मेरा स्टाइल सारा लॉस्ट हो चुका होगा। आपने देखा था कि कल हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ था, हेडिंग को, और डिफरेंट किस्म के कलर्स, सारे कलर्स क्या हो गए हैं, वी हैव लॉस्ट देम। व्हाई? रीजन बीइंग कि हमने HTML को और CSS को दोनों को वखरे कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया, सेपरेट फाइल्स में कर दिया, लेकिन इन दोनों फाइल्स का आपस में अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल के दरमियान कोई लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि HTML स्टाइल रीड करने के लिए किधर जाए, CSS की फाइल में जाए। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए मैं हेड टैग के अंदर आऊंगा, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा LIN के लिंक, और यहाँ टैब की प्रेस कर दूंगा। ठीक, ये इसका एक एडिशनल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ये एज इट इज रहने दें, इट इज रिक्वायर्ड। दूसरा है href हाइपर रेफरेंस। इसके आगे आके आप उस फाइल का पाथ देंगे जिस फाइल को लिंक करना चाहते हैं। तो मैं किस फाइल को लिंक करना चाहता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल डॉट, अब ये क्या हो चुकी है, HTML की फाइल और CSS की फाइल आपस में क्या हो चुकी है। एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग CSS एंड HTML। अब अगर मैं जाके इसे रिफ्रेश करूंगा, तो अगर ये सक्सेसफुली लिंक हो चुकी हुई, तो सारे के सारे स्टाइल्स जो हैं वो क्या, वापस आ जाएंगे जो मैंने कल लिखे थे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब अगर मैं इस सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मिटा दूं, और सिर्फ एक को रहने दूं, और ऑब्वियसली स्टाइल्स भी सारे मिटा दूं और एक को रहने दूं, बल्कि यहाँ से ये स्टाइल भी गायब कर देता हूँ।
अब HTML है लेकिन CSS में सारा कुछ मैंने उड़ा दिया तो सब कुछ क्या हो गया, रिवर्ट बैक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ काम की बातें बतानी है मैंने। कल और परसों की जो क्लास थी उसमें मतलब थोड़ी सी ज्यादा बेसिक पे चला गया हूँ, थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में, और वो जरूरी भी था ऑब्वियसली, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स है उनके लिए। आज थोड़ा सा आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा जिन चीजों में, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगी। पहली बात तो ये है कि अगर मैं 2H1 लिखूं और दोनों में कोई टेक्स्ट लिखूं तो ये H1 इसके आगे इतनी ज्यादा स्पेस एम्प्टी है, ये अगला H1 उसके सामने नहीं आया, उसके नीचे आया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, ये एक सवाल है, इसका जवाब अभी देने लगूं। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि इस, अगर यहाँ स्पेस बचती है तो इस चीज को यहाँ एडजस्ट होना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, कहीं भी एक ही लाइन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा सिर्फ ये H1 के साथ ही नहीं है, ये कुछ डिफरेंट टैग्स हैं जिनके साथ ये बिहेवियर है। मिसाल के तौर में मैं पैराग्राफ लिखता हूं और वो पैराग्राफ लिखता हूं, अब सवाल ये है कि एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब आगे इतनी सारी जगह बचती है, तो दूसरा पैराग्राफ नीचे क्यों आया, उसके सामने क्यों नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब H1 के साथ भी ये मसला है, H2 के साथ भी यही होगा, H3 के साथ भी यही होगा, H6 तक यही मसला होगा, P के साथ भी यही मसला है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ और उस इमेज को एक इमेज, इसी को मैं कॉपी करके दो इमेज यानी दो इमेजेस लगाता हूँ, तो ये भी काम यही हो गया। अच्छा, इसकी अगर मैं थोड़ी सी, ये तो पता है ना कि आप विड्थ चेंज कर सकते हैं इमेज की, IMG लिखा तो ये क्या करेगा, HTML में जितने भी इमेजेस हैं उनको ग्रैब कर लेगा, और मैं इनको देता हूँ जी विड्थ, और इसको देता हूँ मैं लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स। मतलब है इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आते, ये एक दूसरे के आमने सामने, यानी इनको एक दूसरे से कोई तकलीफ, तकलीफ थी तो किसको थी, हेडिंग को और पैराग्राफ को और कुछ बाकी चीजें। इमेजेस एक दूसरे के आमने सामने, इवन आप 6 इमेजेस लिखें तो 6 इमेजेस भी एक दूसरे के एक लाइन में आ जाएंगे। तो फिर एक और टैग होता है जो हमने शायद कल स्किप किया है, जिसको हम कहते हैं एंकर टैग। अक्सर आपने देखा है वेब पेज पे बहुत सारी चीजें किसी दूसरी चीज के साथ लिंक होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं इस पे हैंड का निशान बन गया, तो इसका मतलब ये क्लिकेबल है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कोई और चीज ओपन हो जाएगी, कोई इमेज ओपन हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, कोई वेब पेज ओपन हो जाएगा। यानी लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो कुछ भी और चीज, ये नीचे टेक्स्ट क्लिकेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्लिकेबल जो लिंक, यानी किसी भी टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। ए फॉर एंकर। जब मैं इसको टैब दबा के कंप्लीट करूंगा तो इसने मुझे इमेज की तरह कहा कि यार इसको एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। अच्छा, पहले मैं अगर कुछ एट्रीब्यूट दिए बगैर यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग, तो जब भी मैं किसी चीज को एंकर टैग के अंदर रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लिकेबल बन जाएगी। ठीक, अब चूंकि इसके एच रेफ वाला ये वाला खाली एरिया, तो क्लिक पे कोई चीज ओपन, अगर आप यहाँ पे ये गूगल वाला लिंक दे दें तो इसका मतलब है अब जब मैं इस टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन करेगा। ठीक, तो एंकर टैग का क्या बिहेवियर है कि हम किसी चीज को क्लिकेबल बनाते हैं तो उसे किधर रखते हैं, एंकर टैग के अंदर। अब बताना ये मकसूद नहीं था, बताना ये है कि अगर मैं इमेजेस को हटा दूं और एक से ज्यादा लिंक्स को अगर ये मैं कॉपी पेस्ट मारूं, इनको भी कोई तकलीफ नहीं है एक दूसरे के साथ आने से। इसका मतलब ये है कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनमें इत्तेफाक है, भाईचारे का ख्याल रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वो कहते हैं जी जिधर मैं बैठा हूंगा ना मेरी पूरी लाइन में कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, मैं बटा चौधरी हूँ, मेरे नाल किसी दी मजाल नहीं बैठ दी। ठीक है,
तो कुछ ऐसे होते हैं मेरे मेरे जैसे बेचारे मिस्किन कहते हैं कोई बात नहीं यार मेरे साथ जुड़ के बैठ जाओ। तो एचटीएमएल में टैग्स के दो बिहेवियर्स हैं। एक को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, यानी अच्छा मैं एलिमेंट्स का जब लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ना तो मैं एलिमेंट किसको बोल रहा हूँ? टैग्स को। इन दोनों में फर्क क्या है एलिमेंट और टैग में? इन्हीं टैग्स को एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में टैग्स बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब तक हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, मैं टैग बोलूं या एलिमेंट बोलूं, आप एक ही चीज समझेंगे। ठीक है? तो एचटीएमएल में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक है इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जब मैंने यहाँ पे h1 लिखा ना और इसके अंदर मैंने लिखा जी, तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे दे विल ऑक्यूपाई द फुल अवेलेबल स्पेस एंड दे विल नॉट अलाउ एनीथिंग एल्स टू कम इन फ्रंट ऑफ देम। आई रिपीट, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे दे विल ऑक्यूपाई द होल ब्लॉक। होल ब्लॉक का मतलब जितनी अवेलेबल स्पेस होगी। कितनी अवेलेबल स्पेस थी? जहां ये आया इसने पूरी की पूरी इस रो को ऑक्यूपाई कर लिया, इसमें किसी दूसरे को आने की इजाजत। ये किसका बिहेवियर है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। तो H1 क्या हुआ? ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। P क्या हुआ? ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। ठीक। ऑन कॉन्ट्ररी टू दिस, जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितना उनका कंटेंट होगा। समझ आई बात? यानी टेस्ट ने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की। अगर मैं इस टेस्ट में कुछ और भी लिख देता तो इसकी जो स्पेस या जो ऑक्यूपाई विड्थ थी वो ज्यादा हो गई, यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब है इनलाइन एलिमेंट्स they do allow other elements to come in front of them in a same line, and they only occupy the space which is required by their contents. ये इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितने उनकी कंटेंट को दरकार होती है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स चाहे एक वर्ड भी यहाँ लिखा होगा ना H1 में तो ये पूरी लाइन ऑक्यूपाई करेगा, आगे किसी को नहीं आने देगा। ये दो बिहेवियर्स होंगे टैग के। सो बिहेवियरली या बिहेवियर वाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। ये सवाल और ये बहस है कि क्या किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाया जा सकता है? तो यस, चौधरी साहब को उतारो ना और 4 लितर मारो तो बिल्कुल नॉर्मल सीधा इंसान बन जाएंगे। माजरत के साथ अगर कोई चौधरी बीच में बैठा हुआ है तो मेरा मकसद सिर्फ मिसाल देना है, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी सुनेगा, पता लगे कल बाहर 4 चौधरी खड़े हो, चल थले पहले 3 लितर मार दे। एनीवे, तो मतलब कहने का ये कि आपका अगर ये सवाल हो कि क्या किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बनाया जा सकता है, तो यस बनाया जा सकता है। किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाया जा सकता है, तो यस बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? स्टाइलिंग और डेकोरेशन किस में होगी? सीएसएस में। लेकिन ये क्या बता रहा हूं, उनका डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूं। समझ आइए बात? तो अब जब भी आप कोई एलिमेंट लिखें और उस एलिमेंट के सामने कोई दूसरा एलिमेंट ना टिक सके तो उसका मतलब वो क्या होगा? और जब एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ रहे हो तो वो क्या होंगे? इनलाइन एलिमेंट्स। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये दो H1 है, दोनों क्या है? ब्लॉक लेवल है। मैं ये चाहता हूं कि दोनों एक ही लाइन में आ जाएं। दोनों किधर आ जाएं? एक ही लाइन में आ जाएं। तो इसके लिए हल क्या है? इनको ब्लॉक लेवल से हटा के क्या करना पड़ेगा? इनलाइन करना पड़ेगा। और इनलाइन के लिए सीएसएस में प्रॉपर्टी है, पहली तो ये है कि किसको इनलाइन करना है। तो ये क्या करेगा? जितने H1 है सबको पकड़ लेगा। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, पहली वैल्यू क्या है? ब्लॉक। तो इसका मतलब ब्लॉक तो वो पहले से है, हमें क्या करना है? ये सारी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है, मुझे क्या करना है? इनलाइन। ये सारी प्रॉपर्टीज में से कुछ हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं अगर इनलाइन कर दूं H1 को, तो जितने H1 है सारे इनलाइन हो गए। अब आप कहेंगे जी वो एंकर टैग क्यों ऊपर आ गया? वो क्यों ऊपर आ गया? कोई जवाब दे सकता है? मैंने तो दोनों को छेड़ा है, विच इज H1 को। वो जो एंकर टैग्स हैं वो क्यों उसके सामने आ गए? बड़ा सादा सा जवाब है यार, स्ट्रेट अवे। नहीं, इनलाइन एंकर को तो किया ही नहीं। जरा देखिएगा, जब ये ब्लॉक था तो इसने पूरी लाइन ऑक्यूपाई की हुई थी, जिसकी वजह से ये वाली अगली लाइन में आ रही थी। जब ये ब्लॉक था तो इसने भी पूरी लाइन ऑक्यूपाई की हुई थी। ये तो ब्लॉक था ही नहीं, ये तो बेचारा पहले से इनलाइन था। तो जब मैंने इसको ऑनलाइन किया तो इसने अपनी अगली वाली जगह छोड़ दी, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर आ गया। जब मैंने इसको इनलाइन किया तो इसने अगली वाली जगह छोड़ दी, नीचे वाला ऊपर यहाँ आ गया। तो अगले वाला तो था ही इनलाइन, तो जब उसको जगह मिली तो वो खुद बहुत आगे चला गया। क्लियर? तो यूं हम
अच्छा, अब ये तो हो गया H1 जो कि बाय डिफॉल्ट क्या था, ब्लॉक। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ब्लॉक होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि CSS में उसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक हुई हुई है। अब दोबारा डिफॉल्ट पे आ गया, लेकिन अब ये देखें जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनलाइन है। तो लिंक का टैग कौन सा है, एंकर। अगर मैं इसको डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूं, अब ये एंकर क्या बन जाएगा, अब एक एंकर दूसरे एंकर के सामने नहीं आ रहा क्योंकि सारे क्या बन चुके हैं, ब्लॉक बन चुके हैं। तो सारे ब्लॉक का मतलब क्या है, जिस लाइन में जो आएगा वो उस पूरी लाइन में किसी और को नहीं आने देगा। दिस इज द बिहेवियर ऑफ, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा अभी, ये पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी बेसिक्स यूज होंगी। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले एक दो दिन लगा के आपको जितना ग्राउंड सेट कर सकता हूँ मैं आपका वो सेट करूँ, ठीक है। तो इसलिए इन इन कॉन्सेप्ट्स को जरा बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा, ये लफ्ज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक को इनलाइन बदल दो, इनलाइन को ब्लॉक बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो इसलिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज, सो लेट मी गेट बैक टू दिस, सारे डिफॉल्ट बिहेवियर्स आ गए हैं। अब जितने एलिमेंट्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे मोर और लेस किससे रिलेटेड थे, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने से रिलेटेड थे। H1 पढ़ाया तो किस लिए था, बड़े साइज की हेडिंग। H2 उससे छोटी, H6 उससे छोटी ग्रेजुअली। P पढ़ाया तो किससे रिलेटेड था, नॉर्मल टेक्स्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ाया तो किस लिए था, टेक्स्ट ही लेकिन लिस्ट की फॉर्म में, या ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड। टेबल पढ़ाया तो वो किस लिए था, टेक्स्ट ही लेकिन किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में। एक इमेज थी जो टेक्सचुअल प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन कंटेंट से रिलेटेड जरूर थी। एंकर पढ़ाया तो क्या था कि वो भी टेक्स्ट ही होगा, फर्क सिर्फ क्या होगा, वो क्लिकेबल हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी टैग्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे मोर और लेस कंटेंट या टेक्स्ट से रिलेटेड थे, टेक्स्ट के डिस्प्ले से या कंटेंट के डिस्प्ले से रिलेटेड थे। अब जो टैग्स पढ़ाऊंगा या अभी जो पढ़ाने लगा हूं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड अ लेआउट। लेआउट का मतलब स्ट्रक्चर या ढांचा। अब मैं ये सपोज करता हूं कि थोड़ा कुछ ओपन कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा हंसें। यार मुझे पता नहीं क्यों आपके चेहरों पे कोई बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं देख देख के, आप मुझे देख के तंग हो रहे हैं शायद। एनीवेज, ये यूट्यूब का लेआउट है और ये एक वेबसाइट है। और इसमें अगर आप देखें तो इफ आई कैन शो यू समथिंग, ये एक बॉक्स डिजाइन हुआ हुआ है और इसी तरह देखते रहें। ये एक बॉक्स अलग है, ये एक बॉक्स अलग है। इसमें क्या है बॉक्स में, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, या स्पेन है या पी है। हमने अभी पी पढ़ा तो इसे पी समझे। फिर आप ये देखें, यहाँ इसके डिजाइन को देखें, फिर आप इस डिजाइन को देखें, फिर आप इन सारे डिजाइन्स को देखें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इन सारों को अगर बारी बारी देख लें तो फिर ये देखें, फिर आप ये देखें, फिर आप ये देखें। ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग डिजाइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एरिया जिस एरिया में यूट्यूब की वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है, इसको हमने क्या नाम दिया था, व्यू पोर्ट। ये जितने एरिया पे हमारे डिजाइन डिस्प्ले होना होता है इसको हमने क्या बना दिया था, व्यू पोर्ट। तो इसका मतलब है कि आपका पूरा व्यू पोर्ट स्प्लिट हुआ है छोटे छोटे बॉक्सेस में। किसमें, अच्छा, इस पूरे व्यू पोर्ट को या इस पूरे पेज को हम डिवाइड करते हैं या स्प्लिट अप करते हैं इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स या स्मॉलर पार्ट्स। और ये सारे स्मॉलर पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम कहते हैं डिवीजन। यानी एक पेज की हम मुख्तलिफ डिवीजन बना देते हैं, यानी एक पेज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और उस तकसीम को हम क्या बोलते हैं, यानी इस पूरे पेज की एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है, एक 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 ये, एक ये, एक ये, सारी क्या है पेज की। अच्छा, डिवीजन क्यों करते हैं, टेक्निकली हमें मुख्तलिफ टाइप के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना होता है। तो हम उस कंटेंट को ज्यादा इफेक्टिवली किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं, जाहिर है उस पेज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके। तो इस डिवीजन को शॉर्ट में HTML में क्या कहते हैं, डिव कहते हैं। डिव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सॉरी, डिवीजन की शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, DIV, डिव। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब हम यहाँ चलते हैं और मैं यहाँ सब कुछ मिटा के, डिव नाम का एक टैग अवेलेबल है मेरे पास। डिव इज नथिंग बट अ डिवीजन इन अ पेज। अब जब मैं कोई डिवीजन बनाता हूँ
तो उसकी डायमेंशन भी तो मुझे ही बतानी है ना कि उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि पूरा पेज तो बहुत बड़ा है और मुझे एक वीडियो डिस्प्ले कराने के लिए इतना सा पोर्शन चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं पूरे पेज पे वीडियो डिस्प्ले कराऊं तो फिर तो एक ही आएगी। तो मुझे उस पेज को क्या करना है, एक छोटे से हिस्से पे डिवाइड करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं एचटीएमएल में? डिव। ठीक। अच्छा, अभी जब मैं इसे सेव करूंगा ना तो मुझे आउटपुट पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो डिवीजन तो मैंने कह दिया बनाओ, लेकिन उसकी क्या डायमेंशन हो? मैं कहता हूँ इस कमरे की 4 पार्टीशंस करो। आप मुझसे पूछेंगे कि साइज क्या होगा? जो आप पार्टीशन कह रहे हैं उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी? मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। अल्लाह खैर, शुक्र है कुछ चंगी खबर सुनाई पिछली। हो गया? अप्रूवल हो गया? जी जी, ठीक है। ठीक है। जी जी बोलो। जी जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ग्रेट हो गया, ठीक है। जी जी, I'm following. जी जी। कोई नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा, सो अब डिव तो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब हम डिवीजन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कमरे की 4 पार्टीशन कर दें, तो आप मुझसे पूछेंगे भाई कितना साइज होना चाहिए पार्टीशन का? 4 पार्टीशन तो यूं भी हो सकती हैं कि 2 छोटी-छोटी कर दें और 2 बड़ी-बड़ी कर दें, तो कितना साइज होना चाहिए? तो मैंने आपको कहा कि जी पेज को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे यूट्यूब वालों ने कहा है कि एक पेज को कितने हिस्सों में डिवाइड करें? सिर्फ इस सेक्शन की अगर बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इनके मुताबिक एक पेज पे कितनी वीडियोस डिस्प्ले होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जितनी मर्जी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस डिव की डायमेंशंस देनी होगी। क्या देनी होगी? डायमेंशन में क्या आता है? हाइट, विड्थ। तो मैं कैसे दूंगा? एक तो यहाँ स्टाइल दे सकता हूँ, जो कि मैं नहीं दूंगा, मना किया। तो दूसरा हल क्या है कि आप यहाँ पे क्या दे दें? आईडी दे दें, और इस आईडी को कोई भी नाम दे दें। मैं फिलहाल टेस्ट दे देता हूँ, और फिर इस आईडी को यहाँ जाके गेट करें। आईडी को गेट करने के लिए क्या करेंगे? और इसको दे दें आप विड्थ। आपको जितनी विड्थ या जितनी डायमेंशन की डिव चाहिए, मैं कहता हूँ 200 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो, और इसकी जो हाइट है दैट शुड आल्सो गो टू 200 पिक्सल। अब भी नजर नहीं आएगी, हालांकि ये बन चुकी है। नजर क्यों नहीं आ रही भाई? इसका कोई कलर भी तो है बाय डिफॉल्ट। उसका कलर क्या होगा? बैकग्राउंड का जो कलर होगा, विच इज वाइट। ये भी वाइट, वाइट के ऊपर वाइट तो नजर। तो मुझे एक चीज और देनी है, विच इज टीजीसी, और मैं इसको फिलहाल रेड कलर देता हूँ, ताकि मुझे कुछ ना कुछ तो नजर आए। एंड दैट्स इट। तो ये मैंने क्या कर लिया? पूरे एक पेज की डिवीजन बना ली, एक डिवीजन बना ली। अब आपको अगर लगता है कि आप इस तरह की कितनी डिवीजन बनाएं, 15 डिवीजन बनाएं, तो आप क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
क्या हुआ? 2 मसाइल हैं, वो 2 मसाइल आप बताएँगे। एक तो ये है कि ये सेपरेट नहीं हुआ, सेपरेट से क्या मुराद आपकी? अलग-अलग नहीं हुआ। अलग-अलग नहीं हुआ वो कोई मसला तो नहीं है, वो मतलब जुड़ा हुआ है, हम मार्जिन पैडिंग देंगे जो पड़ा नहीं है, देंगे तो वो अलग-अलग हो जाएगा, ये मसला नहीं है। एग्ज़ैक्टली। पहली बात तो ये है कि ये आमने-सामने नहीं आया, ये एक-दूसरे के ऊपर-नीचे आया, क्यों? इससे क्या बात ज़ाहिर होती है कि div बाय नेचर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पहली बात हो गई क्लियर? दूसरा भी एक मसला है, वो कोई बताएगा? मैंने बार-बार मना किया था कि आईडी एक पेज पे सेम नाम की एक से ज़्यादा आईडीज़ नहीं हो सकती। तो अभी जितने बॉक्सेस बने हुए हैं 8 या 9 या 10 उन सब की आईडीज़ क्या हैं? एचटीएमएल ने माइंड नहीं किया, ये बड़ा शरीफ आदमी है। लेकिन ये तरीका गलत है जो हम कर रहे हैं। ठीक? तो फिर आपका सवाल है जी, फिर काम तो हमें यही चाहिए कि सारी रेड चाहिए, सारों की विड्थ और हाइट सेम चाहिए, तो फिर सबको बखरे-बखरे आईडी दें, तो इतना वेला कौन है? जो 20 एलिमेंट्स हो या 15 हो, सबको आईडीज़ बखरे-बखरे देता रहे और फिर सब आईडीज़ को अलग-अलग जाके टारगेट करता रहे सीएसएस में। इतना तो टाइम किसी के पास नहीं है। हियर कम्स द सॉल्यूशन। कंट्रोल जी करें और आप इस केस में जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम स्टाइल देना चाहें, हम 3 स्टाइल्स दे रहे हैं, सब डिव्स को सेम दे रहे हैं, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूं कि मेरी 10 डिव्स हों और 10 को सेम स्टाइल मिले, तो आईडी तो मैं रिपीट कर नहीं सकता। तो उस काम के लिए मैं आईडी के बजाय यहां क्या दूं? एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है, लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम रह गया है कि जब मैं यहां क्लास दूंगा तो क्लास को टारगेट हैश से नहीं करते, क्लास को टारगेट डॉट से करते हैं। अब सीएसएस का एक और सेलेक्टर पढ़ लिया आपने, डॉट सेलेक्टर। इसको क्या कहते हैं? क्लास सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। और स्टाइल देने के ये 3 तरीके भी पढ़ लिए आपने और इन तीनों की सिलेक्शन का। अच्छा, अब क्लास का बेनिफिट क्या है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने 15 स्टूडेंट या 10 बैठे हुए हैं ना, तो 10 के 10 की क्लास क्या है? सेम है ना? तो मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन शेयर द क्लास। लेकिन आप 15 के 15 की आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, समझ आ गई है ना यूनिकनेस की? तो हमें एक ही एलिमेंट को मुख्तलिफ यानी मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। अब अगर मैं ये काम करूंगा ना, अब नथिंग इज रॉन्ग विद इट। ठीक? अब सवाल ये है कि ये जुड़ गए हैं, 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने-सामने नहीं आ रहे, तो ये मसला है। तो अब आप सोच रहे होंगे जी हम डिस्प्ले करके इनलाइन कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, देख लेते हैं मसला अगर हल होता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर देंगे, अब क्लास का फ़ायदा ये है कि एक को स्टाइल देंगे तो वो किधर जिसको वो क्लास मिली है उस सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँ जी, डिस्प्ले इनलाइन। ये तो बजाय सीधा होने के उल्टा जो था उससे भी गए। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी है ना, ये ज़्यादातर, वैसे अब तो ये यूज़ ही नहीं होती, लेकिन अगर ये यूज़ हो भी तो ये टेक्सचुअल एलिमेंट के लिए है। उन एलिमेंट्स के लिए जो टेक्स्ट कंटेन करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि लेआउट एलिमेंट्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के आमने-सामने आ जाए? गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए डिस्प्ले की एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको कहते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। लेकिन इसका एक नुकसान है, अभी इससे कुछ नहीं होगा। फ्लेक्स से कुछ भी नहीं हुआ। याद रखिएगा कि जब आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को एक लाइन में लाना है, लेआउट एलिमेंट्स को, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट्स को आमने सामने लाना हो उन पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि इनके पेरेंट पे अप्लाई होती है। तो इन तमाम डिव्स को मैं क्या करूंगा, कट और एक डिव और बना लूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा और ये बाहर वाली डिव को क्या दे दूंगा, स्टाइल कुछ भी, इसको क्लास दे दे। अब मैं हमेशा डिजाइन के लिए या स्टाइलिंग के लिए क्लास ही दूंगा, आईडी शाइडी नहीं दूंगा। इसको मैं कह देता हूँ जी, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको पेरेंट कह देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फ्लेक्स को इस्तेमाल करने वाला। फ्लेक्स जब भी इस्तेमाल होगा, पेरेंट पे इस्तेमाल होगा और वो ऑर्गेनाइज किसको करेगा? चिल्ड्रन को। ठीक? तो मैं अब इस पेरेंट को टारगेट करूंगा और इसको जाके, सॉरी, इसको जाके क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स।
अब इसे मैंने सेव किया, आई रिपीट, मैंने आपको कहा जी डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स, डिव भी डिस्प्ले ब्लॉक था, और कुछ टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं वो भी ब्लॉक होते हैं। तो हमने उनको एक लाइन में लाने के लिए क्या किया, डिस्प्ले, वो तो हो गए। जब डिव की बात आई तो डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, लेकिन जब मैंने डिस्प्ले इसको इनलाइन किया तो जो था वो भी बिगड़ गया। इसके लिए डिस्प्ले की नई प्रॉपर्टी आई क्या, फ्लेक्स। लेकिन उसका नुकसान ये था कि फ्लेक्स आप किसको देंगे, जिन एलिमेंट्स को आमने सामने रहना है उनका एक पेरेंट बनाएंगे और पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। बात क्लियर है जी? अब इन दोनों में, इन सारे एलिमेंट्स में फासला या डिस्टेंस नहीं है, ये गैप नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन लग रहा है कि एक ही है। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी होती है, ये दो बंदे बैठे हैं ना जुड़ के, ठीक, तो फॉर एग्जांपल जगह तंग होगी है तो ये क्या कहेंगे, यार थोड़ा मार्जिन रख के बैठो ना। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये चार बंदे बैठे हुए इकट्ठे एक ही जगह पे, तो अगर एक था तो एक तरफ से मार्जिन होना है ना, या मार्जिन लेफ्ट साइड पे होना है, मार्जिन राइट साइड पे होना है, मार्जिन बैक पे होना है, मार्जिन फ्रंट पे होना है। तो जब चारों इकट्ठे मिलजुल के बैठेंगे, ये कहेंगे, सारों को कहेंगे यार सारे मार्जिन रख के बैठो ना, घुस क्यों रहे हो एक दूसरे के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट वाला लेफ्ट मार्जिन ले, राइट वाला राइट मार्जिन ले, बैक वाला बैक मार्जिन ले, और फ्रंट वाला फ्रंट मार्जिन ले, यानी गैप छोड़ के बैठो। सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है, ये तमाम एलिमेंट्स है ना टेस्ट, ये तमाम एलिमेंट्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए। मैं इसको कहूंगा, अच्छा ये डिस्प्ले फ्लेक्स तो काम नहीं का काम का नहीं है ना, ये हमने देख लिया काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे कहूंगा मार्जिन, और इसको मैं कहूंगा 12 पिक्सल, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, 12 पिक्सल इसने मार्जिन दे दिया। कहां से दिया, हर बॉक्स को 12 पिक्सल टॉप से, 12 राइट से, 12 लेफ्ट से, और 12 बॉटम से, और 12, तो हर एक क्या हो गया, अपार्ट हो गया। तो मार्जिन का मतलब क्या है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक के दरमियान का फासला। बात समझ आ गई है? तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं। ठीक, अब मैं ये सपोज करता हूं, मेरे ख्याल में ज्यादा ऊपर जा रहा हूं मैं। अब मैं ये करता हूं, मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस मुझे चाहिए एक लाइन में, जैसे ये यूट्यूब है, 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल हमें 4 बॉक्सेस चाहिए इस तरह के। पूरी विड्थ पे कितने बॉक्सेस चाहिए, तो ये जो पूरी विड्थ है ना ब्राउजर की, ये 100% होती है। तो हमें बॉक्सेस कितने चाहिए, 4। 100 को 4 पे डिवाइड करें कितना आता है, 25। तो इसका मतलब एक बॉक्स को कितनी विड्थ देंगे, 25। ठीक, तो इफ आई नाउ कम बैक और इसको 200 के बजाय मैं क्या कह देता हूँ, 25%। तो साइज के लिए जिस तरह मैं यूनिट पिक्सल इस्तेमाल करता आया हूं ना, अब क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ब्राउजर की पूरी विड्थ का नहीं पता कितनी है, इतना पता है 100% है। तो 100% को 4 पे डिवाइड करके एक बॉक्स की विड्थ मैंने कितनी दे दी, समझ आई बात। अब मसला आएगा एक और, फिर उस मसला आएगा तो कोई मसला नहीं आया, मसला आया ना एक, 25 25 25 25 25 25, और जो बीच में मार्जिन है वो प्लस। ये बात तो 100% से कहीं ऊपर चलेगी, बात तो 100% से, लेकिन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या हो, डिस्टर्ब होगा। अगर एक मसला समझ आ गया कि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर एक बॉक्स का साइज 25% होगा तो एक लाइन में कितने आने चाहिए, ये तो 4 नहीं आ रहे, 6 आ रहे हैं। फ्लेक्स का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल, कि आप एक पेरेंट को फ्लेक्स दे दें, उसके अंदर जितना चाइल्ड करेंगे वो फ्लेक्सिबली उन साइजेस को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अब जरा देखिएगा, ये 6 है ना, तो मैं इनको कितना छोड़ता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन कर रहा है ये काम, फ्लेक्स कर रहा है हमारे लिए। और फ्लेक्स का मतलब क्या है, इट इज एडजस्टिंग इट्स चिल्ड्रन फ्लेक्सिबली। समझ आ गई बात।
कोई मसला तो नहीं। फ्लेक्स पे हम बहुत ज्यादा बहस करेंगे, इसलिए अगर थोड़ा बहुत अभी मसला है भी तो उसको होल्ड करें, बर्दाश्त करें, क्योंकि मैं जितने लेआउट्स बनाता हूँ, मैं ही नहीं, हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करेंगे, जिस मर्जी एडवांस लेआउट को फॉलो करें, मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट फ्लेक्स है, या इसके बाद CSS ग्रिड है। CSS ग्रिड अभी इतनी कॉमन नहीं हुई। मोस्ट एडवांस लेआउट्स के लिए भी इस्तेमाल क्या होता है, फ्लेक्स ही होता है। आज फ्लेक्स शुरू हुआ है, 90 दिन के बाद जब ये कोर्स खत्म होगा तो तब भी हमारा आखिरी काम भी किसके साथ होगा। इसलिए अगर थोड़ी बहुत ये कंप्रोमाइजेबल है अभी चीज या अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो कोई मसला नहीं, इसको जरा हम बार बार करेंगे तो खुद ही सीधा हो जाएगा। लेआउट बिल्डिंग के लिए अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लेक्स है, और ये पहली और खत्मी चीज। समझ आ गई बात। अब अगर आपको मिसाल देता हूं, मुझे 6 ही चाहिए, अब वो फ्लेक्सिबल, हर जरूरी नहीं है हर जगह फ्लेक्सिबल चीज अच्छी हो। अब ये हमारे गले पड़ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इसे 6 की जगह 8 कर देता हूँ, 8 की जगह 10 कर देता हूँ, तो फ्लेक्स क्या करेगा, वो जो एग्जिस्टिंग बेचारे हैं उनको क्या करता जाएगा, श्रिंक करता जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी पहली रो में 3 बंदे बैठे हैं, 5 की गुंजाइश है, 6 की गुंजाइश है, 6 बंदे बैठ गए हैं, 7वां आ रहा है, वो कह रहा है पर नाल नाल हो जाओ जी, जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, वो भी उधर ही घुसाएंगे। 8वां आ जाएगा, पर नाल नाल हो जाओ जी, वो भी उधर ही घुसाएंगे। 9वां हो जाएगा, पर नाल नाल घुसाओगे जी, तो बेचारा जो कोने में होगा ना, उसकी हड्डियां पहुंचने तक, मंजिल तक पहुंचने तक हड्डियां टूट चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि हर जरूरी नहीं है कि हर जगह पे फ्लेक्स ठीक ही हो। तो अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं, फ्लेक्स इनको फ्लेक्सिबल ना करे, बल्कि जहां 100% पूरा हो जाए वहां से ब्रेक कर जाए और अगले एलिमेंट नीचे आ जाए, यानी 25 25 25 और 25। जहां 100% पूरा हो जाए, रिमेनिंग एलिमेंट किधर आ जाए, ब्रेक होके नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं एक और प्रॉपर्टी है, जिसको आपने फ्लेक्स दिया है उसको आप दें फ्लेक्स रैप। रैप, रैप का मतलब पता है क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक, लोगों को नहीं पता रैप का मतलब क्या होता है, मैं उनको जरा बता दूं। मैंने यहाँ पे एक पी लिखा, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, लॉरम और ये और ये बेसिकली टेक्स्ट क्या जा रहा है, आउट ऑफ द विंडो जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जहां विंडो की विड्थ खत्म होती है वहां से टेक्स्ट ब्रेक हो जाए, तो मैं Alt Z दबाता हूँ। ये क्या कर दिया उसने, रैप कर दिया, टेक्स्ट टेक्स्ट की रैपिंग कर दी, इसको रैप बोलते हैं। एनीवेज, तो ये जो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्या कहा, फ्लेक्स रैप रैप, यानी ये पेरेंट फ्लेक्स है, इसका मतलब ये है कि अपने चाइल्ड को फ्लेक्सिबली एडजस्ट करेगा। जब मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती दे रहा हूं कि नहीं एडजस्ट करना भाई, जहां विड्थ पूरी हो जाए वहां से क्या कर देना है, रैप कर देना है। तो अब जहां 100% विड्थ होगी, अगले वाले किधर आ जाएंगे। अब आप एक और सवाल कर सकते हैं जी, 25 25 25 25 तो 100 पूरा होना चाहिए, तो ये 4 एक जगह पे क्यों नहीं आए, 3 क्यों आए, को बता सकता है। बिल्कुल, मतलब कॉमन सेंस, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, 25%, 25%, 50% और 25%, कितना हो गया, 75%। तो आगे आगे आना चाहिए था ना अगले को, लेकिन नहीं आया, क्यों, क्योंकि सबको 12-12 पिक्सल मार्जिन तो मिला हुआ है ना। तो 75% प्लस 12, 12 और 12, 75% प्लस 36 पिक्सल्स, दैट बिकम्स मोर देन 100। दैट्स व्हाई वो एक को, अगर मैं मार्जिन खत्म कर दूं तो फिर एक लाइन में 4 आ जाएंगे। समझ आ गई ये बात। आपने फ्लेक्स के साथ कैसे खेलना है, ये बात क्लियर है, किसी को क्लियर ना हो। अगर क्लियर है तो मैं आज यहां रोकूंगा, और छोटा मुंह बड़ी बात। ये जो बूटस्ट्रैप का एरिया है ना, सॉरी बूटस्ट्रैप नहीं है, गलती से कह गया, ये जो यूट्यूब का ये वाला एरिया है ना, ये बनाना है कल आपने, पहला टास्क है। यस, बॉक्सेस, उसके नीचे हेडिंग, उसके नीचे पैराग्राफ। नहीं बनता कोई मसला नहीं, जैसा बनता है टूटा फूटा वैसा दिखाना है मुझे।
जब आप काम कर चुकेंगे फोल्डर को जिप करके ग्रुप में डाल दें। समझ आई ये बात? कुछ भी नहीं बनता, सीधा HTML का खाली पेज बना के हेड और बॉडी टैग लगा के भेज दें, बनाना जरूर है, क्योंकि मुझे अंदाजा होगा कि आप पिक कर रहे हैं या नहीं पिक कर रहे हैं, मैं अपनी पेस उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा। मैं हर बैच में ये बेटा कहता हूँ, जो लोग पुराने हैं उनको अंदाजा है कि मेरी स्पेस आपकी पेस के साथ प्रोपोर्शनल होती है। आप ऊपर जाएंगे तो मैं ऊपर जाऊंगा, आप पीछे रहेंगे तो मैं नीचे आ जाऊंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा काम है हर एक बंदे को, एक सिंगल सिंगल बंदे तक को पहुंच के उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। तो कल मुझे ये अंदाजा होगा कि आपने 3 दिनों में कितना पिक किया है, उसके हिसाब से मैं अपनी पेस को एडजस्ट करूंगा। आपसे कुछ भी नहीं बनता, नो वरीज, शर्माने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आके बता दें सर मुझे समझ नहीं आई, मुझे पहले दिन से कख समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, आई एडजस्ट। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रही और आप फिर भी क्लास में बैठे हुए। तो ये वो मतलब स्कूल कॉलेज तो है नहीं कि मतलब ठीक है जी 3 महीने बाद इम्तिहान होगा तो नकल शकल करके पकड़ लेंगे। यहाँ का जो इम्तिहान होता है वो भी पता है कैसे होता है, किसी से कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, एक लेआउट दे के उसको वहां बिठा दिया जाता है और कहा जाता है 3 घंटे में ये आपने बना के दिखाना है, दैट्स इट। पावे नकल करो, पावे अक्ल करो, पावे नेट छान मारो, पावे दुनिया के जिस मर्जी से पूछ के देख के बताओ, तुमने पास करना है। ये हमारा इम्तिहान का मोड होता है, 100% प्रैक्टिकल। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले दिन से दूसरे दिन से जो टास्क आपको मिले उन पे काम करें, कुछ भी ना बने तब भी सादा पेज बना के व्हाट्सएप पे डाल दें, लेकिन व्हाट्सएप पे डालना जरूरी है, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। आपने यूट्यूब खोलना है, आपके कंप्यूटर में जितने बॉक्सेस नजर आए आपने उतने बॉक्सेस बनाने हैं। अब मैंने सिर्फ ये बॉक्सेस तो आपको बना दिए ना, इस बॉक्स के अंदर आपने क्या डालना है, एक इमेज, इमेज का टैग ये आपको पता है, उस इमेज के नीचे आपने क्या डालना है, हेडिंग, और उसके ये तस्वीर बेशक ना डालिए फिलहाल, क्योंकि आपको इसको इंटरनल नेस्टेड फ्लेक्स आ जाएगा, एक फ्लेक्स के अंदर दूसरा फ्लेक्स, इसको पिक्चर हेडिंग पैराग्राफ, पिक्चर हेडिंग पैराग्राफ, पिक्चर हेडिंग पैराग्राफ, और ये सारे आमने सामने होंगे दूसरे। बिल्कुल सिंपल चीज है मेरे ख्याल में। तो यूट्यूब इसलिए खोला है कि ख्वाब बड़ा दिखाता हूँ ना आपको, तो बड़ा ख्वाब देखेंगे तो फिर उसको अचीव भी कर पाएंगे, ख्वाब भी बड़ा नहीं देखेंगे तो फिर आप किसी को बता सकेंगे मैंने यूट्यूब बनाई है। किसी का कोई सवाल है तो बेटा बता दें।